अब ना कोई क्षत्रप बचा, ना कोई राजवंश जो कॉइन्स पर अपना नाम खुदवाता हो। लेकिन क्या कहानी यहीं खत्म हो जाती है? नहीं, शाकस भले सत्ता से मिट गए, लेकिन उनकी पहचान ब्लड लाइन्स, जातियों, लोकल ट्रेडिशंस और लैंग्वेज सिस्टम्स में सर्वाइव करने लगी। उज्जैन से शुरू हुआ उनका पॉलिटिकल डाउनफॉल उन्हें भुला तो गया, पर मिटाया नहीं जा सका। कई बार कोई साम्राज्य बाहर से नहीं टूटता, वो अंदर ही अंदर सड़ने लगता है। जिस समय गुप्तास धीरे धीरे उनके इलाकों पर कब्जा कर रहे थे, उसी वक्त शक सत्ता के अंदर शुरू हो गया था फ्रेगमेंटेशन। वेस्टर्न क्षत्रप रूलर्स जो कभी एक यूनाइटेड डायनेस्टी की तरह काम करते थे, अब छोटे छोटे इलाकों में डिवाइडेड हो गए थे। हर एक लोकल सेट्राप खुद को राजा समझने लगा था। राज्य का कोई एक केंद्र नहीं रहा, ना कोई क्लियर सक्सेशन प्लान, ना कोई यूनाइटेड मिलिट्री फ्रंट। एक ही डायनेस्टी के अंदर पावर स्ट्रगल शुरू हो गई और उस केओस में गुप्तास को मौका मिल गया डिवाइड एंड कॉन्कर का। लेकिन इसकी एक और पैरेलल कहानी भी चल रही थी, जो शायद डिफीट से भी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। लोकल एसिमिलेशन की कहानी। शकास ने भारत में आकर सिर्फ तलवार नहीं चलाई, वो यहाँ के धर्म, संस्कृति और जीवन शैली का हिस्सा भी बनने लगे थे। उनके कॉइन्स पर संस्कृत भाषा आने लगी, नाम इंडियन तरीके से रखे जाने लगे, जैसे चाश्ताना, रुद्रदामन। उनके बच्चों की भाषा बदल गई थी और धर्म भी। कुछ बुद्धिज्म की ओर मुड़ गए, कुछ हिंदू ट्रेडिशंस को अपनाने लगे और कई जगह उन्होंने खुद को क्षत्रिय तक घोषित करवा लिया। ये वो रेयर मोमेंट था जहां इन्वेडर धीरे धीरे नेटिव बन गए। उनकी लड़ाइयां भले हार गईं, लेकिन उनके नाम गांवों, जातियों और फैमिली लिनेजेस में जिंदा रहे। रुद्रदामन जैसे रूलर्स आज भी हिस्ट्री में एक ऐसे राजा के रूप में जाने जाते हैं जिन्होंने सबसे पहले प्योर संस्कृत इंस्क्रिप्शन लिखवाया था। तो जब आप आज किसी को जाट, राजपूत या गुर्जर लिनेज में अपने एंसेस्टर्स को शाका कहते सुनते हैं, तो ये कोई मिथ नहीं, बल्कि उसी असिमिलेशन की असली निशानी है। उन्होंने भले क्राउन खोया हो, पर रूट्स जमाकर चले गए।